अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टडी ज़ोन। हमने टॉपिक पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स को स्टार्ट किया हुआ था। हमने बात की कि एनिमल्स में जो बॉडी प्लेन जो पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से डिफरेंट होता है। वो बॉडी सिमेट्री के लिहाज से डिफरेंट हो सकता है, वो नंबर ऑफ एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स की वजह से डिफरेंट हो सकता है, वो नंबर ऑफ बॉडी कैविटीज़ की वजह से डिफरेंट हो सकता है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि किस तरह से जो बॉडी सिमेट्री होती है वो पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर इफ़ेक्ट होती है। In our today lecture, we will talk about how a number of body cavities are involved in pattern of organization in animals. बॉडी कैविटी हम इंटरनल स्पेस को कहते हैं। बेसिकली जब हम गट कैविटी या डाइजेस्टिव ट्रैक की बात करते हैं तो हमारी मुराद बॉडी कैविटी होती है। स्पॉन्जेस में अगर हम देखें तो उनमें जो सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें गट कैविटी के फॉर्मेशन नहीं होते। अब क्वेश्चन यहाँ पे अराइज ये होता है कि स्पॉन्जेस का जो डेवलपमेंटल सीक्वेंस होता है वो दूसरे मेटाजोन्स की तरह ही होता है, तो फिर स्पॉन्जेस में गट कैविटी की फॉर्मेशन क्यों नहीं होती? क्या इनके डेवलपमेंटल सीक्वेंस के दौरान कोई ऐसा प्रोसेस होता है जिसकी वजह से गट की फॉर्मेशन नहीं होती है? क्या इनके डेवलपमेंटल सीक्वेंस में कोई केमिकल फिजिकल फैक्टर की इन्वॉल्वमेंट होती है जिसकी वजह से गट कैविटी की फॉर्मेशन नहीं होती? इस क्वेश्चन को हम इस तरह से आंसर करेंगे कि जो स्पॉन्जेस हैं उनमें दूसरे एनिमल्स की तरह डेवलपमेंट ज़ाइगोट से ब्लास्टोला स्टेज की तरफ ही होती है। जो ब्लास्टोला स्फेरिकल ब्लास्टोला होता है वो फ्लूइड फील्ड कैविटी में सराउंड होता है जो कि सेल्स की लेयर होती है। इस सेल की लेयर या फ्लूइड फील्ड कैविटी को हम ब्लास्टोसोल का नाम देते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई एक्सटर्नल ओपनिंग नहीं होती, इसीलिए स्पॉन्जेस के अंदर गट कैविटी की फॉर्मेशन नहीं होती। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे ये है कि स्पॉन्जेस में जैसे ही ब्लास्टोला की फॉर्मेशन होती है उसके फ़ौरन बाद ही जो सेल हैं वो रीऑर्गेनाइज होकर एक अडल्ट एनिमल बना लेते हैं। देन वो स्पॉन्जोसोल के मैट्रिक्स के अंदर चले जाते हैं जिसमें फिर फर्दर वाटर और न्यूट्रिएंट्स का फ्लो हो रहा होता है। लेकिन अगर हम स्पॉन्जेस को माइंड में रखते हुए दूसरे एनिमल्स का डेवलपमेंटल प्रोसेस देखें तो इनमें जो दूसरे एनिमल्स में डेवलपमेंट प्रोसेस होता है वो ब्लास्टोला से गैस्ट्रोला स्टेज की तरफ होता है। इस तरह से होता है जब ये प्रोसेस डेवलपमेंट प्रोसेस ब्लास्टोला से गैस्ट्रोला स्टेज की तरफ होता है तो जो ब्लास्टोला है वो पुश हो जाता है इनवर्ड और एक डिप्रेशन क्रिएट कर देता है। ये जो डिप्रेशन है ये बेसिकली गट कैविटी बन जाता है। इस गट कैविटी को हम गैस्ट्रोसोल या आर्चिनोट्रोन का नाम देते हैं। अब इस डिप्रेशन की जो इंटरनल ओपनिंग है उसे हम ब्लास्टोपोर का नाम देते हैं और ये फिर जो अडल्ट एनिमल है उनमें माउथ या एनस की फॉर्मेशन करता है। अब इसी गट कैविटी की जो इनर लाइनिंग है उसे एंडोडर्म का नाम देते हैं और जो आउटर लाइनिंग है जिसने ब्लास्टोपोर के सेल को सराउंड किया हुआ है उसे हम एक्टोडर्म का नाम देते हैं। अब जो न्यू एम्ब्रियो बना उसके अंदर दो गट कैविटी प्रेजेंट है। अब जिस एनिमल के अंदर दो जर्म लेयर प्रेजेंट होंगी उन्हें हम डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स का नाम देंगे। जैसा कि जब हम जेलीफिश या सी एनिमोन की बात करते हैं तो ये बेसिकली डिप्लोब्लास्टिक है। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें एक्टोडर्म और मेसोडर्म लेयर के अलावा एक्टोडर्म और एंडोडर्म लेयर के अलावा थर्ड लेयर मेसोडर्म के फॉर्मेशन होती है। उन एनिमल्स को हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं और इनकी जो सिमेट्री होती है वो बाइलेटरल होती है। अब इस मेसोडर्म की फॉर्मेशन किस तरह से हुई ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फर्दर हम डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स पे भी फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। अगर आपको इस टॉपिक के हवाले से कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप सो कि आपको इस टॉपिक की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। Thanks for watching my lecture.